नमस्कार दोस्तों। ये 2016 का मैथ का पेपर है। किसी का कमेंट आया था कि सर प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं वो पहले सॉल्व करवा दीजिए मैथ के। तो वही हमने सोचा, हो सकता अभी तो मैं सोच रहा था कि पहले चैप्टर पढ़ा लूँ उसके बाद सॉल्व करवाऊँ, लेकिन हो सकता है किसी को ज़्यादा ज़रूरत हो तो मैं जो कैलकुलेशन और सिंपल क्वेश्चन है मैं उनको सॉल्व करवाए दे रहा हूँ। लेकिन जो मेन चैप्टर्स के हैं, जो चैप्टर्स मुझे अभी पढ़ाने हैं उनको मैं बाद में सॉल्व करवाऊंगा चैप्टर पढ़ाने के बाद। लेकिन जो मैक्सिमम सामान्य प्रश्न हैं आसानी से लग सकते हैं, उनके लिए कोई चैप्टर पढ़ने की खास जरूरत नहीं है, तो उनको मैं सॉल्व करवाए दे रहा हूँ। तो देखते हैं पहला सवाल। 9 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 5 माइनस 5 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवालों में, ये बीजगणितीय सवाल हैं, इस तरह के सवालों में आपको करना क्या होता है, पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि आप आधार बराबर कर लीजिए। अगर आधार बराबर हो जाते हैं तो उनकी घातें भी बराबर मानी जाती हैं। तो यहाँ पे हमने इसका अगला स्टेप किया है। ये 9 क्या है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, 9 को हमने केवल 3 का स्क्वायर लिख दिया है, और बाकी जो 2x माइनस 1 था, 2x माइनस 1 हमने वैसे का वैसे लिख दिया। आगे क्या है, 2 की पावर 5 माइनस 5, तो 2 की घात 5 का मतलब है 2 का 5 बार गुणा। 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इससे 2 की घात 5 का मान आएगा 32, और माइनस में 5 है, देखिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे -5 लिख दिया। अगला स्टेप क्या कहता है, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया और 32 से 5 घटा दिया तो आया 27। अब 27 के बाद ये स्टेप हमने ऐसे ही लिख दिया। 27 क्या है, ये अगर आप याद कर लेंगे थोड़े बहुत स्क्वायर और थोड़े बहुत क्यूब, तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 की घात 3 है 27, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। तो इस वजह से हमने 27 को लिख दिया 3 की घात 3। अब देखिए यहाँ पे हमने आधार बराबर कर लिए, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इनकी घातें भी बराबर होंगी। अगर आधार समान है तो इनकी घातें भी बराबर होंगी। यहाँ पे आज हमने इधर वाली घात लिख दी और यहाँ पे हमने ये वाली घात लिख दी, दोनों की घातों को बराबर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 का हमने पक्षांतर कर दिया, इधर गुणा में था, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 बराबर 3/2, यानी ये वाला जो गुणा में इधर है, इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने 1 का पक्षांतर कर दिया उधर, तो पक्षांतर के बाद इधर कोई चीज माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाती है, इधर प्लस में है तो उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगी, इधर गुणा में है उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, और इधर भाग में है उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, बराबर के निशान के उस तरफ। तो -1 था इधर, बराबर के उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब इसको हमने हल कर लिया। अब इसको चाहे ऐसे हल कर लीजिए, चाहे सीधे हल कर लीजिए। मान लीजिए इसमें हर आपको बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, और हर बराबर हो गया है तो एक ही बार लिख दीजिए। या दूसरा तरीका ये है कि 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 5, 5/2। तो यहाँ हमने लिख दिया 5/2। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 है गुणा में, 2 इंटू का मतलब गुणा ही होता है, 2 × x बराबर 5/2। तो x बराबर, अब ये 2 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 था, इस 2 को अगर इधर भाग में ले आएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये आपका विकल्प ये वाला सही हो जाएगा इसमें। अगला है 3 की क्रमागत गुणज। दोस्तों यहाँ संख्या नहीं बताई गई है, गुणज के बारे में बात किया गया है। और गुणज होते हैं, जैसे 3 है तो 3 के गुणज है 3, 6, 9, 12, ये इसके गुणज हैं, तो इनको गुणज बोला जाता है। अब
तीन क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है तो गुणज क्या होंगे। इस तरह के सवाल आप हमेशा विकल्पों से लगाया करिए। फार्मूले तो बहुत होते हैं लेकिन आपको समय बचाना रहता है तो फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो देखिए इसमें गुणज कौन से हैं और वो भी लगातार। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो 3 के क्रमागत गुणज यहाँ पे देखिए 3 × 8 24 हो रहा है लेकिन ये एकदम से 11 आ गया। 3 11 33 और फिर ये आ जाएगा 14वां। तो ये क्रमागत नहीं हुए, लगातार नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ये देखिए ये गुणज ही नहीं है, 32 3 से कटेगा ही नहीं तो 3 का गुणज ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं 3 10 30, 3 11 33, 3 12 36। तो ये है 3 लगातार गुणज, यानी आपका ऑप्शन होगा सी। अगर इनका योग 99 आता है तो यहाँ पे कहा गया है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग। तो गुणज संख्याएं हो गई ये 10वां गुणज, 11वां गुणज, 12वां गुणज। इन संख्याओं का योग 6 3 9 3 3 3 9 99 आ रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन सही है सी। यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है गुणज अगर ना होता और पूछा जाता तीन क्रमागत संख्याओं का योग 99 है तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो वो अलग तरीका है। ये यहाँ पे गुणज की बात कर रहा है तो ये देखिए 3 क्रमागत संख्याएं ये वाली हो जाती। फिर संख्याओं की बात अगर होती, गुणज की बात ना होती, तो ये संख्याएं अगर 99 हो रहा होता तो ये संख्याएं हो जाती, ये उत्तर सही होता। इसको केवल कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है कि अगर कोई गुणज नहीं जानता है तो वो पक्का यही लगाएगा, क्योंकि भाई 4 3 7 2 9 इसका भी योग 99 ही तो आ रहा है, लेकिन ये गुणज का योग, गुणज संख्याएं नहीं है, ये लगातार संख्याएं। अगर गुणज हटा दिया जाए तो आपका उत्तर ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गुणज की बात की गई है तो गुणज हमारे यही हैं तो उत्तर ये होगा। तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये एकदम क्लियर रखिएगा। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे में पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है। दोस्तों सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। अगर यहाँ पे पूछा गया है शेष कितना बचता है तो देख लेते हैं। 1 घंटे में उसने पढ़ा 1/5 भाग। अगर हम कहें कि 2 घंटे में कितना पढ़ेगी तो आप बोलेंगे कि 2 से गुणा कर दें, तो वही बात यहाँ भी करनी है कि 2 सही 1/3 घंटे में। 2 सही 1/3 का मतलब है 3 दूनी 6 1 7 7/3। तो 7/3 घंटे में पढ़ेगी, इसी से सीधे गुणा कर देना है। तो 1/5 गुणे 7/3, ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 5 3 15 आ जाएगा। तो इतना भाग वो पढ़ती है। यहाँ पे क्या कहा गया है, 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है, तो इतने घंटे में पढ़कर सो जाती, यानी उसने इतने घंटे में 7/15 भाग पढ़ा। 7/15 भाग पढ़ा। और दोस्तों आपका विकल्प में 7/15 भी है, लेकिन ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा गया कि कितना भाग वो पढ़ती है, कितना भाग अभी शेष बचा है पढ़ने को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जैसे 7/15 का मतलब क्या है, भिन्न अभी पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे। 15 में से 7 भाग, 15 में से 7 भाग, 7/15 का मतलब है 15 में से 7 भाग उसने पढ़ लिए हैं। तो अब बाकी बचे कितने, 7 भाग उसने 15 में से पढ़े हैं, तो बचे हैं 8 भाग, यानी 7/15 भाग वो पढ़ चुकी है। और शेष की अगर बात की जाए तो आपका विकल्प सही होगा ए, कि उसे अभी शेष पढ़ना है 8/15 भाग। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि कितना भाग उसने पढ़ा है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि शेष कितना बचा है। अगर पूछा जाता है कि कितना भाग वो इतने घंटे में पढ़ लेगी या पढ़ी है तो 7/15 सही होगा, लेकिन पूछा गया अभी कितना शेष पढ़ना बाकी है, तो यहाँ पे होगा 8/15 भाग, यानी 15 में से 7 भाग पढ़ चुकी है और अभी 8 भाग बाकी है, तभी तो 15 होगा। 8 7 15। अगला सवाल देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 269 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो दोस्तों इसमें मैं आपको केवल एक ही सलाह दूंगा कि आप कम से कम 20 तक के वर्ग याद कर लीजिए।
कोई भी इसमें मतलब लापरवाही ना करिए। 20 तक के स्क्वायर रट लीजिए। इस तरह के सवाल सीधे सीधे लग जाएंगे, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फालतू का दिमाग कुछ नहीं खर्चा होगा। अगर आपको 20 तक के वर्ग याद हैं तो ये सवाल आसानी से लग जाएगा। पूर्ण वर्ग का मतलब है कि इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि वो किसी संख्या का वर्ग हो। तो यहाँ पे हमने सीधे सीधे उत्तर लिख दिया है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, उसको चेक करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो वर्ग बनेगा नहीं। तो 20 इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 289 हो जाएगा, 289, जो कि 17 का वर्ग है। बस इतना करना था। अगर आपको वर्ग याद होता तो आप 20 जोड़ के देख लेते और 17 का वर्ग याद आता। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा। ये सवाल जो है मैथ से ज्यादा रीजनिंग का है। रीजनिंग में एक पूरा चैप्टर ही है कैलेंडर नाम का, तो उसमें का सवाल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। केवल वहां के कुछ पॉइंट में रीजनिंग के जो रीजनिंग में चैप्टर है उसमें का जो जानने लायक आपको बिंदु है वो इतना है कि इस साल से अगले साल जब हम जाएंगे, मान लीजिए 2003 का पहला दिन बताया गया है, तो 2004 का पहला दिन एक दिन ज्यादा होगा, एक दिन ज्यादा होगा। सामान्य सालों की बात हो रही है। लेकिन अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में आपको पता है कि फरवरी 29 दिन की हो जाती है 28 के बजाय, और उसमें एक दिन और बढ़ जाता है। तो लीप ईयर आएगा तो 2 दिन आपके बढ़ जाएंगे, सामान्य दिन से 2 दिन ज्यादा। जैसे देखिए 2003 का पहला दिन था बुधवार, 2004 का पहला दिन होगा बृहस्पतिवार, यानी एक साल बाद अगर वही दिन पूछा जाए तो एक दिन बढ़ेगा। अब देखिए पहला दिन का मतलब है जनवरी, 2004 लीप ईयर है। लीप ईयर वो साल होते हैं जो 4 से भाग करने पर कट जाएं। जिन सालों को आप 4 से भाग करिए अगर वो कट जाए तो वो लीप ईयर है और उनकी फरवरी 29 दिन की होगी। तो 2004 का पहला दिन होगा बृहस्पतिवार, एक दिन ज्यादा। यहाँ पे पहले दिन की बात की गई है यानी जनवरी की बात की गई है, तो उसमें 2 दिन नहीं जुड़ेंगे क्योंकि अभी जनवरी में तो 29 दिन होंगे नहीं, उसके बाद जब अगले साल में जोड़ेंगे तब 2 दिन जुड़ेंगे। तो यहाँ पे 2005 का जब पहला दिन होगा तो यहाँ पे बृहस्पतिवार था तो शुक्रवार और शनिवार, यानी 2 दिन बाद यहाँ पे उसी दिन 2005 का पहला दिन होगा शनिवार, क्योंकि हर साल एक दिन बढ़ता है। लेकिन यहाँ 2004 लीप ईयर था तो 2005 में वो 2 दिन जोड़ेगा क्योंकि इसकी फरवरी फिर आएगी तो 29 दिन की आएगी। तो ये हो गया शनिवार। अब 2006 का पहला दिन होगा क्या, रविवार, क्योंकि ये लीप ईयर तो है नहीं, ये सामान्य वर्ष हो गया फिर से। अब 2006 का पहला दिन रविवार हुआ, आपको निकालना है 2005 का अंतिम दिन। तो दोस्तों 2006 का अगर पहला दिन आपको पता है यानी 1 जनवरी को रविवार है, तो उससे पहले यानी कि एक दिन पहले क्या होगा 2005 का अंतिम दिन 31 दिसंबर, तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा शनिवार। 2006 का अगर पहला दिन रविवार है तो 2005 का अंतिम दिन ये 1 जनवरी 2006 का पहला दिन है, यानी 1 जनवरी 2006 रविवार, तो 31 दिसंबर 2005 को जस्ट एक दिन पहले होगा शनिवार। तो ये आपका उत्तर है। इसके बाद फिर अभी थोड़ी देर में आपको दूसरी इसी के आगे के सवाल मिलेंगे।